नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आबकारी आरक्षक परीक्षा तैयारी पूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूर्णतः बैन। शिक्षक सस्पेंड, शिक्षिका से की थी छेड़खानी। टीबी रोकथाम की पहल, जैन समाज ने बांटा किट। और एक बार फिर ट्रेनें हुई रद्द, ऑटोमेटिक सिग्नल बना कारण। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। व्यापम द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा रविवार 27 जुलाई 2025 को बिलासपुर सहित प्रदेश के 31 जिलों में एक साथ आयोजित की जाएगी। बिलासपुर में राज्य में सबसे ज्यादा 34,440 परीक्षार्थी शामिल होंगे। व्यापम द्वारा इसके लिए जिले में 110 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। व्यापम के अध्यक्ष रेणु जी पिल्ले ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। व्यापम किया परीक्षा पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र पर 11 बजे से 1:15 तक आयोजित की जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार 10:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा जैमर तथा प्रत्येक परीक्षा केंद्र में कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को हैंड मेटल डिटेक्टर तथा हाथों से तलाशी अर्थात फ्रिक्सिंग की तैयारी की जाएगी। वहीं परीक्षार्थियों के लिए अलग से जारी निर्देश के तहत उन्हें परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 2 घंटा पहले पहुंचना होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, बेल्ट, टोपी आदि ले जाने पर प्रतिबंध है। परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। विकासखंड कोटा के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ध्युमा में पदस्थ प्रधान पाठक मनोज कुमार अनंत को महिला शिक्षिका के साथ छेड़खानी और प्रताड़ना के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश में इस कार्रवाई की पुष्टि की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 14 जुलाई 2025 को शाला परिसर में हुई इस घटना की शिकायत पीड़ित शिक्षिका ने की थी। इसके बाद मामले की जांच जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच समिति ने पाया कि मनोज कुमार अनंत महिला कर्मचारी से लगातार अनुचित व्यवहार, छेड़छाड़ एवं मानसिक प्रताड़ना करते थे। शिक्षा अधिकारी ने आदेश में उल्लेख किया कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों के अनुसार यह महिला सुरक्षा और गरिमा के प्रतिकूल है। इसी आधार पर मनोज कुमार अनंत को निलंबित कर जिला कार्यालय में संलग्न कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। बिलासपुर के बिलासा देवी चकरभाटा एयरपोर्ट के विकास में देरी को लेकर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने राज्य और केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो स्टेटमेंट दे दीजिए, हम PIL खत्म कर देंगे। कभी तो जागेगा बिलासपुर का भाग्य। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव और रक्षा मंत्रालय के सचिव से अगली सुनवाई में शपथ पत्र के साथ प्रगति रिपोर्ट मांगी है। एयरपोर्ट को 3 से 4B श्रेणी में अपग्रेड करने, नाइट लैंडिंग और महानगरों के लिए सीधी उड़ानों की मांग पर 2 जनहित याचिकाएं दाखिल की गई है। राज्य सरकार ने कुछ तस्वीरें पेश कर काम की प्रगति का दावा किया, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा इनमें कहाँ काम दिख रहा है, सिर्फ गाड़ी और लोग खड़े हैं। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने पहले ही 286 एकड़ जमीन राज्य सरकार को सौंपने की अनुमति दे दी है, लेकिन जमीन के बदले अधिक रकम की मांग और स्वामित्व को लेकर विवाद के कारण काम रुका हुआ है। कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाते हुए जल्द समाधान की जरूरत बताई। रायगढ़ के कोसम नारा क्षेत्र में एक ऐसा दिव्यांग आश्रम है जो बीते 8 वर्षों से 30 बच्चों के जीवन को संवारने में जुटा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक शासन से 1 रुपए तक की सहायता नहीं मिली है। जय बूढ़ी माई समाज सेवी दिव्यांग आश्रम जल भराव, जर्जर सड़क और संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा है। रायगढ़ के कोसम नारा क्षेत्र में स्थित जय बूढ़ी माई समाज सेवी दिव्यांग आश्रम पिछले 8 वर्षों से 30 मासूम दिव्यांग बच्चों के लिए जीवन रेखा बना हुआ है। साल 2016 से संचालित यह आश्रम आज भी शासन की योजनाओं और सहयोग से पूरी तरह वंचित है। मुख्य सड़क से आश्रम तक पहुंचने का रास्ता इतना बदहाल है कि बरसात के दिनों में यहां तक आना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। कीचड़, दलदल और टूटे रास्ते ये सब बच्चों के रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके हैं। आश्रम परिसर की स्थिति भी दयनीय है। बरसात में कमरों और हॉल में पानी भर जाता है। रसोई घर में जल भराव के कारण भोजन बनाना तक संभव नहीं हो पाता। बावजूद इसके 29
मासूम चेहरों की देखभाल, भोजन और शिक्षा की जिम्मेदारी अकेले उठा रही है। आश्रम की संस्थापक संतोषी यादव ना किसी सरकारी योजना का लाभ, ना कोई आर्थिक सहयोग, केवल सेवा और समर्पण के बल पर यह आश्रम अब तक चल रहा है। संस्था के इंचार्ज भूषण लाल लाठिया बताते हैं कि वे कई बार शासन से आवेदन कर चुके हैं, गुहार भी लगाई है, लेकिन आज तक कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि आश्रम तक नहीं पहुंचा। इन मासूमों की यह हालत और ऐसी उपेक्षा सवाल खड़े करती है, क्या शासन की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित है? एक महिला अपने निजी खर्च पर 30 दिव्यांग बच्चों की परवरिश कर रही है और शासन अब तक मौन है। यह सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि इंसानियत की असली तस्वीर है, क्योंकि दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच रखने वाला ही सच्चा इंसान होता है। अब समय आ गया है कि शासन प्रशासन इन मासूमों की पुकार सुने और इस संस्था को जरूरी सहायता प्रदान करे। मेरा नाम भूषण लाल राठिया है। मैं कोसमनारा दिव्यांग आश्रम में इंचार्ज के पद में कार्यरत हूँ और हमारे कोसमनारा में जो दिव्यांग आश्रम है वहाँ पे पूरा बच्चे लोग के पढ़ने की जगह में और सोने की जगह में पूरा पानी भर गया है। तो सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि हमारा जो सरकारी सहायता है उनमें आगे आने की प्रयास करें या हमें अनुदान देने की बहुत ही जल्द कोशिश करें। और मेन रोड से आने जाने का जो रास्ता है वो भी बहुत खासा बेहाल है, उसके बारे में बताइए। पूरा कीचड़ हो जाता है सर, ये पूरा मतलब आने जाने में बहुत समस्या होता है। बच्चे लोग को जैसे हॉस्पिटल ले जाना है या कुछ किसी का तबीयत ख़राब हो गया तो बहुत परेशानी आती है ले जाने में, गाड़ी वाड़ी फंस जाता है पूरा। जिला में किसी प्रकार का आप लोगों ने आवेदन किया है? जी, जिला से हमारा कागज़ प्रोसेस चला गया है, बाकी जो रायपुर वाले हों वहाँ पे रुका हुआ है। जिले से किसी अधिकारी का किसी प्रकार का आश्वासन मिला है आप लोग को? जी, यहाँ से हम लोग को जिला पंचायत से चला गया है। भारतीय डाक विभाग ने अगली पीढ़ी की एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी प्रणाली के लागू होने की घोषणा की है। यह डिजिटल नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो डाक सेवा को स्मार्ट, कुशल और अधिक ग्राहक अनुकूल बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस परिवर्तनकारी पहल के अंतर्गत उन्नत प्रणाली को 4 अगस्त से बिलासपुर डाक संभाग के सभी डाकघरों में लागू किया जाएगा। इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म में सुचारू और सुरक्षित ट्रांजैक्शन सुनिश्चित करने के लिए 2 अगस्त को कार्य प्रभावित रहेगा। 2 अगस्त को रेल डाक सेवा बिलासपुर में बुकिंग कार्य सुचारू रूप से संचालित रहेगी, जिसके दौरान डाकघरों में कोई भी सार्वजनिक लेन देन नहीं किया जाएगा। यह अस्थायी सेवा निलंबन, डेटा माइग्रेशन, सिस्टम वैलिडेशन और कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रियाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक है, ताकि नई प्रणाली सुचारू रूप से चालू हो सके। एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को विशेष रूप से बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव, तेज सेवा वितरण और अधिक ग्राहक अनुकूल इंटरफेस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मामले में डाक विभाग के अधीक्षक विनय प्रसाद ने ग्राहकों से अनुरोध करते हुए कहा है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जन भागीदारी की सराहनीय पहल करते हुए जैन समाज के प्रमुख समाज सेवी सुभाष जैन द्वारा जिला हॉस्पिटल में उपचाररत 24 टीबी मरीजों को पोषण आहार किट वितरित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की जन भागीदारी पहल के तहत यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी सुभाष जैन ने स्वयं अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और उन्हें पोषण किट भेंट किया। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। पोषण किट में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आहार सामग्री जैसे फल, सूखे मेवे, पौष्टिक बिस्किट, दलिया एवं अन्य सुपाच्य वस्तुएं शामिल थी। सुभाष जैन ने कहा कि यह सेवा कार्य उनके धार्मिक दायित्व और सामाजिक कर्तव्यों का हिस्सा है। इस दौरान जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर गायत्री बांधी ने सुभाष जैन के इस योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सामाजिक सहयोग से ही टीबी मुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर रेल डिवीजन के कोतरलिया जामगा के बीच रेलवे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम होगा। इसके चलते 2 और 3 अगस्त को रायगढ़ बिलासपुर रायगढ़ के बीच चलने वाली 2 मेमू ट्रेन रद्द रहेगी। वहीं नागपुर डिवीजन के गोंदिया गंगाझरी रेलवे स्टेशनों के बीच निर्माणाधीन आरओबी पर गडर लॉन्चिंग का काम होगा, जिसके कारण 27 व 28 अगस्त को इतवारी रायपुर मेमो को कैंसिल कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के कोतरलिया जामगा के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम किया जाएगा। इसके लिए 2 और 3 अगस्त को नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा।
बता दें थोड़े समय पहले इस बीच बिछाई गई चौथी लाइन को सुरक्षा मानकों पर खरा पाने के बाद सीआरएस ने गुड्स ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए गहरी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कहा कि केवल आई लव यू कहना सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, इसमें छेड़छाड़ या अश्लील हरकत साबित होना जरूरी है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शासन की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी को बरी करने का आदेश दिया है। दरअसल 15 साल की अनुसूचित जाति की छात्रा ने कुरुद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि उसके स्कूल से लौटते वक्त आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की, साथ ही टिप्पणी करते हुए आई लव यू बोला। पहले भी कई बार उससे परेशान करता था। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पास्को एक्ट भी जोड़ा था, साथ ही एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत किया, जिसके बाद धमतरी के स्पेशल कोर्ट में ट्रायल हुआ। 27 मई 2022 को कोर्ट ने आरोपी को सभी धाराओं से बरी कर दिया, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी। शुक्रवार को जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिले के समस्त संकुल शैक्षणिक समन्वयकों और प्राचार्यों की संयुक्त बैठक ली गई। देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाना था। कलेक्टर ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिए कि वे विद्यालय में सुनिश्चित कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करें, शिक्षकों की उपस्थिति पर विशेष निगरानी रखें और कमजोर छात्रों पर ज़्यादा ध्यान देते हुए उनके लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों में नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक ज्ञान का भी विकास होना चाहिए। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने गत शैक्षणिक सत्र में मिशन 90+ अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित किए गए प्रयासों की जानकारी दी। इस शैक्षणिक सत्र में आवश्यकता अनुसार सुधार करते हुए इसे और कैसे प्रभावी बनाए, इस हेतु विशेष जोर देते हुए समस्त प्राचार्यों से प्रभावी कक्षा अध्यापन एवं मूल्यांकन उपरांत उपचारात्मक शिक्षण देने हेतु विशेष प्रयास किए जाने हेतु प्रेरित किया गया। टीचर्स जो भी हमारे हैं, टैलेंट की उनमें कोई कमी नहीं होती। आप उनको एक प्रॉब्लम बता दीजिए और उस प्रॉब्लम का तुरंत समाधान उनके पास होता है या नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम सरकारी नौकरी में आ जाते हैं तो हम अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमें सरकारी सिस्टम में आने के बाद हमारा दायरा और बड़ा होना चाहिए। हम अपनी जो प्रतिभा है, हमारे में जो एनर्जी है, उनका समाज हित में कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि हम नौकरी नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। सर्विस और नौकरी में जो फर्क है वो यही फर्क है कि हम जब लोगों की सेवा करते हैं, यानी कि अगर इस फील्ड में हम बात करें तो नॉलेज जो हम लोगों को देते हैं और पर्सनालिटी जो लोगों की बनाते हैं, डिसिप्लिन्ड बच्चों को जो हम बनाते हैं, तो वो जो है वो एक प्रकार की सेवा ही है। और जब आपसे सामाजिक सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले जग्गा फैंस क्लब ने विविध कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को प्रेरित किया है। बता दें कि जयराम नगर के युवाओं द्वारा जग्गा फैंस की स्थापना पूर्व में की गई थी, जिसमें क्षेत्र के युवा एकजुट होकर सामाजिक सेवा का काम करते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को वेयर हाउस रोड स्थित आनंद निकेतन सामाजिक संस्था में दिव्यांग बच्चों से रूबरू हुए। क्लब के युवाओं ने दिव्यांग बच्चों के लिए नाश्ता, फल सहित अन्य सामग्री का वितरण किया, साथ ही उनके साथ कुछ यादगार पल भी बिताए। जिसके बाद जग्गा फैंस क्लब के युवाओं ने आशीर्वाद ब्लड बैंक में रक्तदान कर सभी को मानव सेवा के लिए आगे आने की अपील की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने विशाल पटेल, झड़ी राम देवांगन, हरि किशन और गोस्वामी पवन साहू, हेमंत साहू की अहम भूमिका रही। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।